नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी मायापुरी। आज सुनिए इस उपन्यास का प्रथम अध्याय। श्रावण की वर्षा में पहाड़ के मकानों की छतें धुलकर चमक रही थी। पेड़ों के बीच से झांकती गोल गोलाकार सपरनी सी पगडंडियां लोगों के चलने से मुखर हो उठी। ग्राम के बालक हाथ में लकड़ी की पाटियां और दवात में सफेद घोली खड़िया लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। देवी दत्त का प्रांगण भी बालकंड से मुखरित हो उठा। दीदी, मेरी चोटी बांध दो। दीदी, बासी रोटियों का कटोरदान निकालो ना जल्दी से। अरे मेरी टोपी कहाँ है? हाय, मैं नंगे सिर कैसे जाऊंगा? पहाड़ के स्कूलों में नंगे सिर जाने का अर्थ होता है अध्यापक द्वारा कठोर चपेटाघात और कर्णमर्दन। तीनों भाइयों से अकेली निपटती शांत शोभा वो भी धैर्य को बैठती। अरे मर क्यों नहीं जाते तीनों छोकरे? देखते नहीं चाय बना रही हूँ, झुंझलाकर कहती। दीदी की एक डांट से तीनों थोड़ी देर के लिए सहमकर चुप हो जाते और अपने हिस्से की चाय कलई के गिलास में घुटकने लगते। शोभा ने कटोरदान से रोटियां निकाल गुड़ की डली रख भाइयों को दे दी। फिर कपड़ों की गठरी लेकर आंगन में धोने चली गई। तीनों भाई कोट की बाहों से मुंह पोंछते हुए स्कूल को चले गए और क्षण भर पहले का कोलाहल एकाएक शांत हो गया। शोभा ने माँ की मोटी धोती धोकर धूप में डाल दी। आज माँ खेत से देर में आएंगी। और फिर तभी से स्मरण हो आया कि आज तो माँ का एकादशी का व्रत है। 3-4 दाने आलू के उसने छिपी आग में भूनने को डाल दिए और उघड़े उनका मोजा बुनने बैठ गई। शोभा के पिता की मृत्यु को 1.5 वर्ष बीत चुका था। वे लखनऊ सेक्रेटेरिएट में क्लर्क थे और वर्षों से वहीं एक किराए के छोटे से मकान में परिवार सहित रहते थे। कई वर्षों के प्रवास से बच्चे अपनी भाषा प्रायः भूल ही चुके थे। शोभा बीए कर चुकी थी। 2 पुत्र स्कूल जाते थे। गृहस्थी की गाड़ी मंद मंथर गति से चल रही थी। एक दिन जब लखनऊ आग उगल रहा था, ऑफिस से साइकिल पर घर लौटते क्षीणकाय देवीदत्त लू की लपेट में आ गए और कुछ ही क्षणों में विधवा पत्नी और 4 बच्चों को बिलखता छोड़कर चल बसे। बार बार विलाप करती पिता के मृत शरीर पर पछाड़े खाती माता को 3 बिलबिलाते अबोध भाइयों को देखकर शोभा की आंखों के आंसू आंखों ही में ही सूख गए। पास पड़ोस के पर्वतीय समाज ने किसी तरह चंदा करके संतप्त परिवार को पहाड़ भेज दिया। विधवा का कोई अवलंब न होने पर भी गांव में अपनी जमीन तो थी। बाप दादों का बनाया छोटा सा एक घर भी था। पहाड़ी गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से प्रवासी परिवार को अपना लिया। शोभा की माँ अत्यंत निरह स्वभाव की है। धीरे धीरे उसने गहने बेचकर एक जोड़ी बैल खरीद लिए और वर्षों से बंजर जमीन को जोतकर ठीक बना लिया। तीनों लड़के स्कूल जाने लगे, किंतु विवाह योग्य शोभा उसके हृदय में शूल समान पीड़ा देती। उसके कोमल कुमलाए मुख को देखकर उसे बड़ा दुख होता। एकमात्र कन्या को देवी दत्त ने सर्वदा अच्छी संस्थाओं में पढ़ाया था। कुशार्ग बुद्धि की शोभा ने जब 18 वर्ष में ही बीए कर लिया तो बोले, देखना दुर्गा, किसी दिन यह मेरा ही नहीं पूरे कुल का नाम रोशन करेगी। दुर्गा ने कई बार कहा कि अब तो आप उसके लिए कोई लड़का देखिए, पर वे कहते, शोभा एमए करेगी, अभी क्या शादी, अभी तो बच्ची है। इसी तरह विवाह योग्य बच्ची को स्वयंवरा रूप में ही विधवा पत्नी पर छोड़ वे चल बसे। तो दुर्गा पागल हो गई। वह जानती थी कि एमए ना करने से पुत्री के हृदय में मन ही मन एक संघर्ष चल रहा है। वह दिन रात खेत के काम में जुटी रहती। ग्राम की बड़ी बुढ़ियां तब कभी कभी कहती, दुल्हन अब इसके हाथ पीले कर दो, इतना पढ़ा लिखा कर क्या लड़की से हल जुतवाओगी। शोभा के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर आसपास के ग्रामों से कई संबंध भी आए। एक हवलदार था, खूब जमीन थी, पक्का मकान और दुकान भी, किंतु मिडिल पास था। एक उन्हीं के गांव से संबंध आया। लड़का दुहेलू था पर पढ़ा लिखा और ग्राम की पाठशाला में अध्यापक था। पहली पत्नी 1 ही वर्ष पूर्व मर चुकी थी। 1-2 वर्ष का लड़का था। शोभा की माँ को गांव की औरतों ने बहुत समझाया, ऐसा पढ़ा लिखा लड़का अब और नहीं मिलेगा, वह 30 ही वर्ष का तो है। नहीं बहन, शोभा की माँ कहती, सौतेली संतान पालना और हथेली का मांस खाना बराबर है। आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे लड़की कुएं में धकेल दूं? प्राण देकर भी वह लड़का पालेगी तो भी सौतेली माँ ही ना कहलाएगी। ना ना, मुझसे नहीं होगा। यह मेरी शोभा को उसके बाप पढ़ा गए हैं, कहीं ना कहीं पेट भर ही लेगी। इसके बाद शोभा के विवाह का प्रसंग एक प्रकार से दब ही सा गया।
एक दिन शोभा और माँ खेत से धान लेकर लौटी तो देखा आंगन में एक नीला लिफाफा पड़ा है। शोभा ने बड़ी उत्सुकता से लपक कर लिफाफा उठा लिया। क्या जाने उसकी सहेली सरला का हो या उसकी अध्यापिका मिस देव का, किंतु लिफाफा खोलते ही बड़ी निराशा हुई। पत्र गोदावरी मौसी का था। गोदावरी उसकी माँ की बचपन की सहेली है। दोनों का मायका एक ही ग्राम में है। गोदावरी का विवाह एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उसके पति इंजीनियर, दुर्गा का भी विवाह कुछ कुल उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र से ही हुआ, पर पति क्लर्क थे। वर्षों से दोनों सखियां मिल भी ना पाई थी, पर जब दुर्गा पर पति की मृत्यु का वज्रपात हुआ तब उससे पहले गोदावरी ने ही सखी की सुध ली थी। आज भी उसने यही लिखा कि शोभा ने लखनऊ से बीए किया है और अब वे लोग भी अपने लखनऊ के नए मकान में रहने आ गए। शोभा यदि उनके पास ही रहकर पढ़ ले तो उन्हें बड़ा संतोष होगा। गोदावरी के स्नेहमय निमंत्रण को पाकर दुर्गा गदगद हो गई। बोली, शोभा बेटी तू आज ही एक कार्ड मंगवा कर लिख दे कि तू शीघ्र पहुंच रही है। आह, बेचारी तुझे पलकों पर बैठा कर रखेगी। जैसा ही धन दिया है ईश्वर ने, वैसा ही दिल भी दिया है। गोदावरी के पति इंजीनियर थे, पर ईमान के पक्के। कभी हराम का पैसा नहीं छुआ। उनके नीचे के ओवरसियर कार में घूमते। वे अपनी बगदी में ही संतुष्ट थे। सीधा साधा वेश, कभी जूते में फीता है कभी नहीं। घंटों संध्या पूजन में डूबे रहते। 2 बच्चे हैं, एक लड़का सतीश और लड़की मंजरी। लड़के की सगाई होने के पश्चात सीधे साधे जनार्दन ना जाने कब एकाएक महिमामय हो उठे। वे बाजार से होकर जाते तो उंगलियां उठने लगती। यही है तिवारी जी की समधी। सुना है तिवारी जी ने भाभी जमाता को अपने ही खर्च से विलायत भेजा है और फैजाबाद रोड पर आलीशान हवेली खड़ी करवा दी है। बात कहाँ तक सत्य थी कहना कठिन था, किंतु हवेली वास्तव में आलीशान है। और सतीश डॉक्टरी पढ़ने के पश्चात एडिनबरा में एमडी कर रहा है। गोदावरी ने शोभा के मार्ग के खर्चे के लिए रुपए भी भेज दिए थे, पर शोभा मन ही मन उदास हो उठी। सोचने लगी वह जाएगी तो क्या कर लेकर। एक काली मराठी साड़ी, वह भी 4 वर्ष पूर्व पिता ने ले दी थी। उसका रंग अब काले से उतरकर फीका नीला हो चुका। एक सरला की दी हुई नारंगी चंदेरी, जिसे बड़े यत्न से उसने 2 नेफ्थलीन की गोलियों से सुवासित कर टीन के बक्स में रख छोड़ा है। 1-2 अति साधारण निकलाई धोतियाँ। मौसी के यहाँ वह एक बार बहुत पहले जा चुकी थी। मौसी की लड़की मंजरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी। उसने उसे अपने ढेर से खिलौने खेलने को दिए। मौसी ने कई नई फ्रॉकें सिलवा दी थी और उसके घुंघराले बालों को रीठे से धोकर उसमें चोटी बना काला रेशमी फीता भी बांध दिया था। पर वह एक ही दिन में घर आने को व्याकुल हो उठी। मौसी के वैभव से उसे अपना दारिद्र्य शत सहस्र डंग सा दे उठा और वह तीसरे ही दिन लौट आई थी। किंतु अब माँ के बार बार कहने से उसने अपने जाने का निश्चय स्थिर कर लिया। माँ ठीक ही तो कह रही है। मौसी के पास रहकर वह अपनी शिक्षा का अधूरा स्वप्न तो पूरा कर सकेगी। उनकी दिन रात सेवा करके वह मूल्य चुका देगी। एक छोटे से बक्से में उसने अपनी 3-4 धोतियां रख लीं, एक गद्दा, एक पहाड़ी तुलमा और घर की एकमात्र चादर धोकर उसने बिस्तर बंद में बांध दी। तीनों भाइयों ने मिलकर बक्सा उठा लिया और रमिया दुकानदार बिस्तर उठाकर साथ में चला। मोटर स्टैंड पर तीनों भाइयों के साथ खड़ी माँ का उदास मुँह देखकर शोभा की आंखें भर आई। वह बोली, अम्मा ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है उतर जा, तुम अकेली क्या कर लोगी। दुर्गा बोली, देख तो रमिया इसका पागलपन, इतनी बड़ी हो गई और अभी भी मुझे छोड़कर कहीं जाने में यह हाल है। अरे पगली, मन ना लगे तो लौट आना। पर शहर में रहने वाली, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का इस गाँव में क्या हमेशा मन लग सकता है। फिर इतने प्रेम से बुलाया है, कोई तू बिना बुलाए थोड़े ही जा रही है। रमिया दुकानदार शोभा के पिता का सहपाठी रह चुका था। शोभा से बोला, ठीक ही तो कह रही है भाभी, शोभा तू पढ़ी लिखी और पढ़ लेगी तो भाइयों को संभाल भी लेगी। इस गांव में क्या खाक पत्थर पड़ाएगी भाभी। शोभा चुप हो गई। तीनों भाई बस चलने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी सुखद प्रतीक्षा में वे बहन के जाने का दुख भूल सा गए। केवल सबसे छोटा मीठू गोल गोल आंखों से दीदी को देख रहा था। अब कौन उसकी चोटी करेगी। दोनों बड़े भाई तो अपने हाथों से भी चोटी कर लेते हैं। अम्मा कंधा खींच खींच कर बड़ा दर्द करती है। दीदी मुलायम हाथों से कहानी कहते कहते उसका एक एक बाल सुलझा देती है। जनेऊ होने तक तो वह बाल कटवा भी तो नहीं सकता, और दीदी के लौट आने तक क्या जनेऊ हो जाएगा। मोटर में घर घर आरंभ हुई। मिट्टू का दोनों भाइयों का उछलना कूदना जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पेट में अजब सी घुटन हो रही थी और गले में कुछ अटक रहा था। इतने में ही दीदी बोली, अम्मा का कहना मानना मिट्टू। तो मिट्टू अपने को रोक न सका। दीदी
ओ दीदी मैं भी चलूँगा, कहते हुए चलती बस के पीछे दौड़ने लगा। बस पेट्रोल का बादल उड़ाती चली गई। रमिया ने दौड़कर मिठू को पकड़ लिया। दुर्गा ने आके पहुंचकर उसे गोदी में उठा लिया। बोली, बेटा दीदी लखनऊ गई है, तेरे लिए अच्छा सा बस्ता लाएगी, अच्छी अच्छी चीजें लाएगी। आंखों के आंसू आंखों में ही पीकर मिठू बोला, तो मेरे बाल कटवा दो। दीदी के जाने के साथ ही बाल कटवाने का क्या संबंध? माँ समझ ना पाई, बोली, छीछी, जनेऊ से पहले बाल कटवाता है वह अगले जन्म में लड़की बनता है। लड़की बनने के भय से सहमकर मिठू ने माँ के कंधे में मुंह छिपा लिया। बस के पीछे भागते रोते हुए भाई का चेहरा शोभा भूल नहीं पा रही थी, पर वह एक ही आशा हृदय में लेकर जा रही है कि पढ़कर वह कहीं तो नौकरी पा जाएगी। क्या पता उसका यह प्रवास सफल हो। मौसी के भावी समधी बड़े नेता थे, हो सकता है उन्हीं से कह सुनकर मौसी उसके लिए कोई नौकरी का प्रबंध कर दे। मोटर गोल घूमती चक्कर खाती चली जा रही थी। रानी खेत, गर्म पानी, भवाली और प्रत्येक मोड़ पर उसकी कल्पना सजीव होकर उसे ढांढस बंधा रही है। वह आंखें बंद कर मन ही मन स्वप्न सा देखने लगी। एमए पास कर किसी स्कूल में अध्यापक हो गई है। माँ को मनी ऑर्डर भेज रही है। भाइयों के पास साफ सुथरे कपड़े, चमकीले जूते हैं। अम्मा ने बर्तन मलने के लिए छोटा सा छोकरा भी रख लिया। हाथ में जो बर्तन मलने से काली काली दरारें पड़ गई थी वे फिर भर गई। अचानक धक्के के साथ मोटर रुकी और उसका स्वप्न भंग हो गया। काठ गोदाम आ गया था। वह सामान उतरवा कर टिकट लेने चली तो एक बार जी में आया, ना ले टिकट, चुपचाप दूसरी बस से गांव चली जाए। पर किसी का स्वर सुनकर पलटकर देखा। पिता के मित्र देवीलाल साहजी थे। क्यों बेटी, अच्छी तो है, कहाँ जा रही हो? लखनऊ जा रही हूँ चाचा जी। चलिए, अच्छा हुआ आप मिल गए। टिकट लेकर वह उन्हीं के साथ बैठ गई। देवीलाल ने उसके पिता की मृत्यु के समय उनके परिवार की जो सहायता की थी वह शोभा भूली नहीं। उनसे अचानक मिलकर उसके लखनऊ जाने का भय एकाएक दूर हो गया। सुबह आँख खुलते ही लखनऊ का स्टेशन दिखा। उतरी तो देवीलाल जी बोले, चल बेटी, पहले मेरे यहाँ चल, फिर मौसी के यहाँ चली जाना। शोभा ने कहा, नहीं चाचा जी, पहले वहीं जाती हूँ, फिर आपसे मिलने आऊँगी। वह लखनऊ की गली गली से परिचित थी। नया गांव से होकर जब रिक्शा गुजरा तो उसने मुड़कर अपना लाल ईंटों वाला पुराना मकान देख लिया। वही अमरूद का पेड़, वही सहस्र स्मृतियों से लिपटा बरामदा। रिक्शा सर्राटे से चला जा रहा था कि शोभा का हृदय फिर अज्ञात भयाकुल होकर कांप उठा। मौसी का घर अब दूर नहीं था। उसने जल्दी से एक दृष्टि अपने कपड़ों पर डाली। चंदेरी की नारंगी साड़ी और खद्दर का ब्लाउज। बुरा वेश तो नहीं, पर चप्पलें स्थान स्थान पर मोची के कला कौशल से शोभित। उस पर भी एक फीता स्टेशन पर ही टूट गया। उसने साड़ी से पैर ढक लिए। मौसा जी के नाम लिखे संगमरमर के टुकड़े को देखकर उसने रिक्शा रोक लिया। उस भव्य अट्टालिका को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोई उसमें रहता भी है। उसने इधर उधर देखा, चौकीदार भी नहीं था। रिक्शा वाले से ही सामान उतरवा कर उसने बरामदे में रखवा दिया और भीरू पगों से अग्रसर हुई। श्वेत दर्पण से चमकते फर्श पर पैर रखते ही उसे भय हो रहा था कहीं गंदा ना हो जाए। सीढ़ियां पार करते ही जिस विशाल कक्ष में वह पहुंची वहां भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट देखकर वह एक बार फिर सहमी। क्या उसने यहाँ आकर ठीक किया है? बड़े बड़े गद्दीदार सोफे, चमकती मेज, पीतल और कांसे की सुंदर मूर्तियां, उसके कद से भी बड़ा लैंप, रेशमी पर्दे, कुछ कुछ ढकी एक हाथी दांत के बने हाथी के हौदे पर स्थित एक छोटी सी घड़ी ने मधुर संगीतमय स्वर में 10 बजाए तो चौंक पड़ी और उसके हाथ से लगे मेज पर रखी कांसे की एक छोटी सी तस्तरी टन करके नीचे गिर पड़ी कि तभी पास के ही कमरे से आवाज आई, कौन? वह चुप रही। तभी एक हाथ में चश्मा और एक हाथ में अखबार लिए एक सौम्य आकृति के वृद्ध ने कमरे में प्रवेश किया। शोभा को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए और बोले, कहिए, क्या मंजरी को ढूंढ रही हैं? शोभा का कंठ स्वर हठात अवरुद्ध सा हो गया और माथे पर पसीना झलक आया।